अपने आप को जज करना, उससे बेहतर है कि आप एक डॉक्टर की सलाह लें, उनसे मिलें एंड एक राइट गाइडेंस के साथ अपनी जर्नी शुरू करें। जर्नी सबकी अलग होगी, हो सकता है किसी की ईजी हो सकता है किसी की डिफ़िकल्ट हो, बट वो जर्नी ही खुशहाल जर्नी होनी चाहिए। पेरेंटहुड की जर्नी अच्छी होनी चाहिए आपकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और आज नेशनल डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर हम उन डॉक्टर्स को सलाम करते हैं जो सिर्फ इलाज ही नहीं करते बल्कि लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाते हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है क्योंकि वे केवल बीमारियों का उपचार नहीं करते बल्कि टूटते हुए सपनों को भी संवारने का काम करते हैं। ऐसे ही एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र फर्टिलिटी और आईवीएफ पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी, बढ़ता तनाव, प्रदूषण और बदलती जीवन शैली का असर हमारी प्रजनन क्षमता पर भी पड़ रहा है। इनफर्टिलिटी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब कम उम्र के दंपति भी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या हर स्थिति में आईवीएफ ही एकमात्र विकल्प है? क्या आईवीएफ से जुड़े डर और धारणाएं सच हैं या सिर्फ मिथ्या? आखिर कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपनी फर्टिलिटी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फर्टिलिटी और आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर शाहिदा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच मोनिका। तो दर्शकों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैम आपका जो सेंटर है वो कहाँ स्थापित है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जो हमने अभी सेंटर शुरू किया है उसे रेडियंस लाइफलाइन एंड फर्टिलिटी क्लिनिक के नाम से शुरू किया है, जो छतरपुर मेन रोड है वहाँ पे है। तो उसे स्टार्ट किए हुए अभी हमें 6 to 7 मंथ्स ही हुए हैं। उससे पहले मैं बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर है उसमें एसोसिएटेड थी, और साथ के साथ जो मेरे केसेस होते हैं और मेरी ओपीडी होती है वो क्लाउड9 ईस्ट ऑफ कैलाश यहाँ पे भी होती है इवनिंग आवर्स में। सो रेडियंस लाइफलाइन प्लस क्लाउड9 फर्टिलिटी। ओके। तो आजकल जैसे इनफर्टिलिटी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या कारण है इनका? इसके कारण तो न्यूमरस हैं मोनिका। जैसे हम यही देख रहे हैं, हमारी जो लाइफ है आजकल, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो इतनी बिजी हो गई है। जो 9 to 5 के चक्कर में लगा हुआ है इंसान अपनी लाइफ को प्रोफेशनली आगे बढ़ाने के लिए, तो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से द स्ट्रेस लेवल। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस हो चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में उतना हाई होता रहता है। कॉर्टिसोल आपके जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, उनको काउंटर एक्ट करता है उनके ऊपर और आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। दूसरी चीज़ है जिस तरह का इन्वायरमेंट है, जिस तरह का खान पान है हमारा, जो प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल हैं वो पूरी तरह से नेचुरल नहीं है। पोल्यूशन भी बढ़ गया है और साथ के साथ जो कंटामिनेशन होके आ रहा है खाने में, पानी में, इवन एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम आईवीएफ को सिंपल भाषा में समझना चाहें तो वो कैसे होगा? जी, आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक आर्टिफिशियल टेक्निक है उन कपल्स की हेल्प करने के लिए जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आईवीएफ डायरेक्टली सारे कपल्स को रेकमेंडेड नहीं होता। कुछ कपल्स में हम आईवीएफ से पहले जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, या समझिए हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं या ट्यूब के टेस्ट करवाते हैं, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे फिर हम आईवीएफ का डिसीजन लेते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो लेडी का जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, उनका हर मंथ एक एग रप्चर होता है साइकिल में, मिड साइकिल। उस एग को जब स्पर्म मिलता है कॉन्टैक्ट के बाद और जब फर्टिलाइजेशन होती है ट्यूब्स में, तो वो जो भ्रूण बनता है वो जाके यूट्रस की लाइनिंग में चिपकता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके आगे फिर प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है। कुछ कपल्स में ये चीज़ नहीं अटेन हो पाती है, जिसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है अंडा सही समय पे बन नहीं रहा या अंडा फूट भी नहीं रहा। दूसरी चीज़ है जो हस्बैंड के सीमेन काउंट है उसमें किसी तरह का इशू है, या उसकी मोटिलिटी में कोई इशू है, या उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई इशू है, तो वो एग को जाके फर्टिलाइज नहीं करा पा रहा। इन सारी सूरतों में हमें क्या करना है कि हम उस एग को लैब में निकाल के और जो सीमेन सैंपल है उन दोनों को लैब में ही फर्टिलाइज करते हैं, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से हो सकती है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल आईवीएफ कहते हैं, या वो इक्सी से हो सकती है। इक्सी होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एक स्पर्म को एक अंडे के अंदर
डायरेक्टली नीडल से इंजेक्ट कर दिया जाता है। ओके। इसके बाद जो एम्ब्रियो या भ्रूण बनना शुरू होता है उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को फिर हम आईवीएफ बोलते हैं। जी। अच्छा, इसका सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट लैब टू लैब वेरी करता है अनिका। अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखें और जो हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांस हो चुकी है, अगर हम बहुत ही अच्छे भी लैब्स देखें इंडिया के, जो सक्सेस रेट यूजुअली कोट किए जाते हैं दैट इज़ वेरिंग बिटवीन 45 to 60%। और डिपेंडिंग कि कपल की एज कितनी है, कपल का फैक्टर क्या है आईवीएफ के लिए जाने के लिए, उसके हिसाब से सक्सेस रेट वेरी कर सकता है। ओके। आजकल नया टर्म आया है मार्केट में, PMOS, तो क्या इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? PMOS इज़ जो हम बहुत सालों से पेशेंट्स को एडवाइस करते आ रहे थे चीज़ों को, तो वो होती थी कि आपके अल्ट्रासाउंड में आ गई है डायग्नोसिस PCOD की, जिसे हम बोलते थे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उसको जब रिपोर्ट लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता था पेशेंट, जब आई तो उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रूटीन एक्सरसाइज, डाइटरी चेंजेस, ये सारी चीज़ें एडवाइस करते थे, है ना। तो इसी टर्मिनोलॉजी को पूरा कंबाइन करके बना दिया गया है PMOS, राइट। सो इवेंचुअली इटियोलॉजी वगैरह जो फैक्टर हैं सारी चीज़ें सेम हैं, बट उसको जो मैनेज करने का तरीका है, जो पेशेंट्स को अब समझाया जा रहा है, वो और वेल डिफाइंड हो गया है। वो ऐसा बन गया है कि आपको जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अगर आपका PCOS अनअटेंडेड रहता तो उन सारी चीज़ों को अर्ली टैकल किया जाएगा। ओके। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो फर्स्टली आप उसे क्या एडवाइस करते हैं? अगर हमारे पास पेशेंट फर्टिलिटी कंसल्ट के लिए आ रहा है, जी जी। तो मैं सबसे पहले कपल की एज जानना चाहती हूँ कि दोनों की एज कितनी है और दोनों साथ में कितने समय से रह रहे हैं, प्रॉपरली कोहैबिटिंग हैं दोनों कपल या नहीं है। 35 इयर्स है अगर एज कपल की, है ना, और या उससे नीचे की एज है और 1 साल से ट्राई कर चुके हैं और कंसेप्शन नहीं हुई है, तो हम एडवाइस करते हैं आप नेक्स्ट स्टेप अब आगे बढ़ाएं, ओव्यूलेशन इंडेक्शन करवाएं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड करवाएं। या फिर अगर कपल की एज 35 से ऊपर है, मतलब जो फीमेल पार्टनर है उनकी एज 35 से ऊपर है और 6 मंथ्स हो गए हैं ट्राई करते हुए, प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, तो हम बोलते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अदरवाइज कोई डायग्नोसिस ऑलरेडी बनी हुई है, समझिए उनका AMH या एग काउंट ऑलरेडी कम है, या ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, या एक सिंगल ट्यूब ओपन है, सिंगल ट्यूब ब्लॉक्ड है, या हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स में कोई इशू है, इन सारी सूरतों में हम फिर एज फैक्टर नहीं देखते, हम थोड़ा और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ओके। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लैब टू लैब ये वरी करता है, तो एक्टिव जो अच्छे लैब्स हैं उनके अगर हम लिस्टिंग करें तो कौन से लैब्स होंगे वो? अगर एक्टिव हम लिस्टिंग करेंगे तो जहाँ पे मैं अभी वर्किंग हूँ क्लाउड9 का लैब बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे जो लैब रही है वो शुरू से अभी तक स्टेबल इक्विपमेंट्स रहे हैं, न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी की यूज़ होती है और मल्टीपल जो होते हैं एम्प्लॉयज़ वो हैंडल नहीं करते। देयर इज़ अ स्टेबल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हु इज़ हैंडलिंग द लैब। सो मल्टीपल अगर हैंडलिंग होगी, मल्टीपल हैंड्स हैंडल कर रहे हैं एक ही लैब के अंदर, तो भी फिर वेरी होता है आपका जो सक्सेस रेट होता है उसमें। तो जितनी लैब स्टेबल रहेगी उतने ज़्यादा चांसेस सक्सेस के बढ़ जाते हैं। ओके। अच्छा, IVF को लेकर मार्केट में क्या मिथ्स हैं? IVF को लेकर मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं, होने का आपने भी सुने होंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही है कि IVF से ट्विंस होगा, है ना, which is not true. This is not a fact. IVF में अगर हम मान के चलें तो नॉर्मल कंसेप्शन से थोड़े हायर चांसेस हैं ट्विन होने के। समझिए अगर हमने 10 कपल्स में एम्ब्रियो डाले हैं, ट्रांसफ़र किए हैं, तो 1 या 2 कपल ही होगा उनमें से जिनमें ट्विन्स आने के चांसेस होंगे। रिमेनिंग 8 to 9 जो कपल्स हैं उनमें सिंगलटन प्रेगनेंसी ही आती है ज़्यादातर। इसके अलावा जो मिथ है कि IVF हुआ है तो पक्का मेल चाइल्ड ही होगा, ये भी एक कंप्लीट मिथ है, राइट। सो IVF डज नॉट गारंटी अ फीमेल और अ मेल चाइल्ड। द चाइल्ड कैन बी ईदर अ गर्ल और अ बॉय, राइट। अच्छा, इसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो। बिल्कुल। तो आप पार्टनर्स जब आपके पास आ रहे हैं, जो कपल आ रहे हैं, उन्हें कैसे आप सजेस्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कॉप अप करें? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। सबसे ज़्यादा जैसे हम सक्सेस की बात कर रहे हैं ना, वो इसी पे डिपेंड करती है कि इमोशनल सपोर्ट कितना है कपल को।
राइट। तो हम फैमिली की बात तो बाद में करें, लेकिन हस्बैंड और वाइफ में जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस होगी इस बात की कि कोई एक पर्सन नहीं है दोनों में से जिसको ब्लेम किया जाए, राइट। सो जो ब्लेमिंग शुरू हो जाती है तब फिर मेंटली इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है इंसान, और उससे ऑब्वियसली सक्सेस रेट भी इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे जैसे कपल हमारे पास आते हैं, तो हम जब काउंसलिंग शुरू करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को टारगेट नहीं करना चाहते। हम यूजुअली यही कहते हैं कि ये फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट, बिकॉज नथिंग कैन बी सेड ऑन अ प्रूफ बेसिस, राइट। वी जस्ट से इट साइंटिफिकली कि ये फैक्टर है, इसको हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, सारी जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं कंसीव करने में, उसको ओवरकम करने के लिए जी। और इमोशनल सपोर्ट ऑब्वियसली, अगर एक औरत किसी फर्टिलिटी इशू से डील कर रही है तो हस्बैंड का जो इमोशनल सपोर्ट है बहुत मायने रखता है पूरी जर्नी में। अगर मैं बात करूँ बाकी IVF सेंटर्स की और आपके सेंटर की, तो ऐसी कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम काउंसलिंग टिल द एंड हम रेफ़र यही करते हैं कि हम पेशेंट को जो इंजेक्शंस दे रहे हैं दैट शुड बी हाईली प्योरीफाइड इंजेक्शन। उसी से हमारा जो आउटकम आना होता है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है उस चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लैब में एग्स की जो मॉनिटरिंग करते हैं, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग एट फ्यू सेंटर्स AI जनरेटेड असेसमेंट कि हमारे जो एग की क्वालिटी है, स्पर्म की क्वालिटी है, AI हमें थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड वो देता है, आउटकम रिजल्ट देता है। एंड इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं जो रोबो इक्सी भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या है, जो नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजिस्ट इक्सी करते हैं, राइट, उसको सप्लीमेंट कर देता है। जो आपका रोबोटिक इक्सी है उसमें सिलेक्शन बेटर होती है एग और स्पर्म की। जो इक्सी का प्रोसीजर है जिसमें स्पर्म को एग के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, वो और प्रिसाइज हो जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जैसे जैसे एडवांस्ड होके आती जा रही हैं, जिनको हम यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं, उससे सक्सेस के रेट्स और बढ़ते जा रहे हैं। ओके। अगर मैं आपकी शिक्षा की बात करूँ तो आपने कैसे अपनी ये जर्नी शुरू की? मेरी जर्नी शुरू हुई, पहले तो मैं अपने वो जो मेंटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे नाना थे जिनको हम डॉक्टर नाना बोलते थे सारे बच्चे। तो ही वॉज़ इन UK, ही वॉज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक थे वहाँ पे। एंड वो यूजुअली वंस अ ईयर विज़िट करते थे, राइट। तो हम सारे बच्चे स्पेशली आए मिले, तो मैं उनके पास बैठ करके उनसे यही सारी चीज़ें पूछती थी कि आप कैसे गए वहाँ, आपने क्या पढ़ाई करी थी, एंड आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे। सो द वे एंड ही यूज्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू मी इतने काम कंपोज मैनर में, और जिस तरह से उनकी बातें होती थी वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे यही बनना है, डॉक्टर बनना है। वहाँ से ये क्लियर हो गया कि डॉक्टर बनना है। अब किस स्पेशलाइजेशन में बनना है वो क्लैरिटी नहीं आई। तो स्कूलिंग शुरू करी थी तो कामल कॉन्वेंट में थी, 10th तक वहाँ से करा। पोस्ट दैट मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल है धौलक, वहाँ से अपनी 11th and 12th करी। उसके बाद आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली कैंट, वहाँ पे मेरी MBBS की पढ़ाई हुई प्लस इंटर्नशिप वहाँ से हुई। एंड 2015 में मैंने VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, जिसमें मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी ऑब्स एंड गायनी में। तो ये डिसीजन यहाँ पे जब लेना था कि गायनी करनी है कि डर्मेटोलॉजी करनी है या कोई और ब्रांच करनी है, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई हैव अ स्किल फॉर सर्जरी। तो जो सर्जिकल हैंड है वो मुझे लगा कि मेरा अच्छा है। एंड मैं चाहती थी कि मैं एक सर्जिकल ब्रांच में ही जाऊँ। एंड गायनी ऑब्स में जिस तरह से जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस देखा, एक नए नवजात शिशु को जन्म लेते हुए देखा, तो वो सारी चीज़ें इंटर्नशिप में बहुत शेप करती है एक इंसान को। इंटर्नशिप के दौरान उस टाइम पे इंसान एक डिसीजन लेने के काबिल हो जाता है कि हाँ, मैं इस ब्रांच के लिए बना हूँ। उसके बाद 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करी ओनिका वहीं VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल में। और IVF की फेलोशिप करी मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर आभा मजुमदार के अंडर। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आई। बढ़िया। अच्छा, कोई स्पेशल केस अगर आप विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी बताना चाहें कि जिसमें आपको फील हुआ कि मैंने बहुत अच्छा ऑप्ट किया है ये प्रोफेशन और लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ? राइट। सो इसमें मैं बताना चाहूँगी, एक कपल हैं, काफ़ी दूर से आते थे।
और रूरल बैकग्राउंड ही था उनका। सो दे ऑलरेडी हैड अ डॉटर। उनकी बेटी 11 साल की हो चुकी थी और वो आए थे फर्टिलिटी की क्वेरी से ही कि काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, नेचुरली नहीं हो पा रहा है, और ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं है कि बेटा हो बेटी हो। वो चीज़ मुझे बहुत, उनकी जो थी सिंप्लिसिटी, वो बहुत अच्छी लगी। तो उनकी डॉटर भी आती थी साथ में 11 इयर्स की, जब उसकी स्कूल की छुट्टी होती थी तो शी यूज्ड टू कम एंड से, मैम मेरे को एक बेबी चाहिए, चाहे वो सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो, आई एम वेटिंग ईगरली। ठीक है, तो उनके केस में यूट्रस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो था वो हमें पहले बनाना पड़ा, क्लियर करना पड़ा। उसके यूट्रस के अंदर काफ़ी चिपकाहट थी, एडेशन थे, तो हमने दूरबीन से उसको हिस्ट्रोस्कोपी करके एडेशंस को क्लियर किया और यूट्रस की लेयर को, परत को बनाने के लिए उसमें PRP इंजेक्ट किया था। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस प्रोसीजर, बट आई वॉज वेरी डाउटफुल कि उसका रिजल्ट या आउटकम कैसा रहेगा। ये करने के बाद फिर मैंने जब देखा कि उनकी यूट्रस की परत अच्छी बन रही है, तभी फिर उनको IVF में गाइड किया कि हाँ, अगर यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बनेगी तभी आप IVF में जाएं तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एंड उनका फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था और उसमें ही प्रेगनेंसी आ गई। फिर जो वो आई तो वो इतनी इमोशनल थी, जिस दिन हार्ट बीट आई उनकी बेबी की, वो देख के मुझे लगा कि हाँ, समथिंग, मतलब वी आर डूइंग फॉर द सोसाइटी विच इज़ हेल्पिंग देम। इट रियली टच माई हार्ट। अच्छा, आपने अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताया, अपनी शिक्षा के बारे में बताया, लेकिन ऐसे होता है जब बचपन में हमसे लोग पूछते हैं बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो आपने कहा बड़े चाव से कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी। लेकिन उनका उस वक्त का जो एटीट्यूड था और जो बाद में बड़े होकर जब आपने कहा कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, और क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि भाई यहाँ तो स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, कुछ टाबू हो रहा है, तो इस तरीके का कुछ आपने महसूस किया? ऐसा एक्चुअली महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव रही है शुरू से लेके अभी तक। जैसे मैंने कभी भी ऐसा बोला कि डॉक्टर बनना चाहूँगी, तो इस चीज़ का सीरियसनेस मेरे पापा के उसमें रहता था, नज़रिए में। मेरे को ऐसे याद है कि हाँ, ही टुक इट वेरी सीरियसली शुरू से ही कि हाँ, डॉक्टर ही बनाऊंगा इसे तो मैं अब। एंड उसके आगे मेरी मदर को भी मेरे फादर ने ही वो किया, डायरेक्ट किया कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि मेरी डॉटर कर पाएगी प्रोफेशनली, एंड इसके लिए यही बेस्ट है। और उस हिसाब से फिर हम चले, तो स्टीरियोटाइपिंग तो नहीं हुई। एंड उस हिसाब से मेरे घर में भी जो मामा हो गए, मेरी मासी हो गई, दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ, एंड इवन नाउ दे फील सो प्राउड ऑफ मी। और मैं जब पीछे देखती हूँ तो मैं इतना अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इनका सपोर्ट रहा है हमेशा मेरे साथ। चलिए, यू आर वेरी ब्लेस्ड देन। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर हैं, ही वॉज इन द डिफेंस, आर्मी कोर में थे। जब मैं पैदा हुई थी तब भी डिफेंस में ही थे, एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल क्वाइट अ लॉट। पोस्टिंग आती थी उनकी हर जगह, तो हर जगह तो हम नहीं जा पाते थे, तो वी यूज्ड टू स्टे बैक एट आवर नानीज प्लेस, माई मॉम एंड मी। उनकी फील्ड पोस्टिंग होती थी। देन ही टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट from the army, and he gave the exams and he became bank manager. He was in Bank of India for quite a long time. Then he retired as a bank manager, and ये रही उनकी प्रोफेशनल जर्नी। ओके, अगर अंत में मैं आपसे पूछूं कि अगर जो पेरेंट्स हैं, लाइक जो कपल हैं, वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से लॉन्गिंग चल रही है उनकी, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबकी जर्नी अलग होती है पेरेंटहुड के लिए, तो उस जर्नी को एंजॉय करना है हमें, है ना। उस जर्नी को और स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस जर्नी पे चल पड़े हैं, कंसेप्शन नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को ब्लेम करना या दुनिया की बातों पे अपने आप को जज करना, उससे बेहतर है कि आप एक डॉक्टर की सलाह लें, उनसे मिलें, एंड एक राइट गाइडेंस के साथ अपनी जर्नी शुरू करें। जर्नी सबकी अलग होगी, हो सकता है किसी की ईजी हो सकता है किसी की डिफ़िकल्ट हो, बट वो जर्नी ही खुशहाल जर्नी होनी चाहिए। पेरेंटहुड की जर्नी अच्छी होनी चाहिए आपकी। सो डॉक्टर शाहिदा जी, आज आपने जिस तरीके से सरल लैंग्वेज में हमें समझाया, हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये कॉन्वर्सेशन, और हम सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर और अच्छा कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।